तो कैसे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोग का फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से बिहार एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरे अच्छी तरीके से एनालाइज करके अपनी तैयारी बेहतर करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करा रहा हूं। तो आज मैं जो वीडियो लाया हूं, ठीक है, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए थर्ड सीजीएल का ही है, ठीक है। तिथि इसका है आपका, ये जो डेट एग्ज़ाम हुआ था 24 तारीख 12वां महीना 2022 के, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जिसमें करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज मैं बताने वाला हूं। और मैं इसके पहले भी जितना वीडियो मैं एसएससी सीजीएल से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूं, जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनका भी बहुत हृदय से स्वागत है। और जो अपना प्यार अपना स्नेह मेरे चैनल के माध्यम से दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जो मेरे सब्सक्राइबर के रूप में जुड़े हुए हैं मेरे भाई बंधु, मेरे भाई बहन, आप लोग का हृदय से स्वागत है, ठीक है। आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए अपने छोटे बड़े भाई का, और मैं आप लोग के लिए बेहतर कंटेंट लाता रहूँगा, आपकी तैयारी बेहतर कराता रहूँगा। आप लोग पूरा साथ दीजिए मेरा, ठीक है। मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और बहुत मेहनत आगे भी करता रहूँगा, ठीक है। आप लोग का अगर किसी भी तरीके का रिक्वायरमेंट हो मेरे भाई बहन तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं मेरे लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्त बंधुओं को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई बहन। तो चलिए आज का सेशन मैं शुरू करता हूं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हैं, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सभी तरह के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए, ठीक है ना। और जितना भी मैं बिहार एसएससी सीजीएल से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया हूँ उसे आप लोग ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। थर्ड सीजीएल का जो 24 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ इसमें भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि विविध के कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और मैथ्स के कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। तो इन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कीजिएगा। चलिए मेरे भाई बहन शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से आप लोग कर सकें, ठीक है। और आप लोग अपना छोटे बड़े भाई का सपोर्ट ज़रूर कीजिए, आप लोग का प्यार, आप लोग का स्नेह बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसके द्वारा जीता गया था, ठीक है। आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसके द्वारा जीता गया था। तो आपका आंसर था, जब क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2022 के में, तो गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने रेत का मकबरा के लिए इन्हें मिला था, थी ना, ठीक ना। तो चलिए अब जो अब करेंट से रिलेट करके जो आपसे पूछे जा सकते हैं तो उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके मैं जो भी क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड अब जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में उसको मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। चलिए उसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। और आप लोग का जो मैं करेंट अफेयर्स का पहला वीडियो अपलोड किया, आप सभी भाइयों ने बहुत प्यार दिया, भाई बहनों ने, तो ऐसे ही प्यार आप लोग और भी देते रहें अपने छोटे बड़े भाई पर, ठीक है। बहुत बहुत आभार हूँ आप लोग का मेरे भाई बहन, आप लोग बहुत ही प्यार सपोर्ट दिए और आगे भी देते रहिएगा अपने इस बड़े भाई का, छोटे भाई का, है ना। तो देखिए अब उससे रिलेटेड क्या अगर आपसे अब प्रश्न अगर पूछे जा सकते हैं तो क्या पूछे जा सकते हैं। देखिए लिखा है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026, ठीक है, के विजेता की घोषणा अभी नहीं की गई है, ठीक है ना। अगर आपसे, ठीक है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2026 में भी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है, ठीक है। भारतीय मूल के अनुवादक पद्मा विश्वनाथ को ऑन अर्थ एज इट इज विनय के अनुवाद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है ना। मतलब शॉर्टलिस्ट के रूप में किन्हें किया गया है, पद्मा विश्वनाथ को, ठीक है।
अगर कभी अगर इन्हें अगर हो सकता है तो इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 का दिया जाए, है ना। तो शॉर्ट लिस्ट में इनका नाम है, तो किनका नाम है? पद्म विश्वनाथन को। किसके लिए? तो ऑन अर्थ एज इट इज विनय के लिए, ठीक है, विनय के अनुवाद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। विजेता का नाम मई 2026 में घोषित किया जाएगा, ठीक है। ओके मेरे भाई बहन, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी मैं उस रिलेटेड महत्वपूर्ण जो बिंदु लाया हूँ आप लोग के लिए, उसे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई बहन। देखिए आगे है कि भानु मुश्ताक और दीपा भास्ती, भानु मुश्ताक और दीपा भास्ती ने अपनी लघु कथाओं के संग्रह हॉट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में जीता, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है और किसके लिए मिला था। तो विजेता है आपका भानु मुश्ताक और दीपा भास्ती, ठीक है। और इन्हें किसके लिए मिला था? तो हॉट लैम्प के लिए मिला था, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि डेविड सजले ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता, ठीक है ना। ये विश्व स्तर पर है, ठीक है। डेविड सजले ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे आपके इंटरनेशनल पुरस्कार से, तो आप इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगले प्रश्न में लिखा है मेरे भाई बहन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका आया था कि 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, ठीक है। आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, तो पेरिस में, ठीक है। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसे मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग ज़रूर से उसे ध्यानपूर्वक देखें और याद कर लीजिएगा आप लोग ज़रूर से, ठीक है। 2025 में ओलंपिक स्पेशल वर्ल्ड विंटर गेम्स का आयोजन ट्यूरिन जो इटली में है वहाँ पर होगा, ठीक है ना। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 2025 में ओलंपिक स्पेशल वर्ल्ड विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ट्यूरिन इटली में, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लेके। आगे देखिए 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न पूछे तो आप लोग बढ़िएगा, आंसर सऊदी अरब में होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे थे उससे रिलेट करके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई बहन, वो सभी प्रश्नों को मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग पूरी ईमानदारी से ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है। और जितना हो सके अपने इस छोटे बड़े भाई का सपोर्ट कीजिए मेरे भाई बहन, ठीक है। और कैसा वीडियो है, क्या आपको कंटेंट बेहतर लगा नहीं लगा, आप लोग कमेंट जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब भारत में है ना, भारत में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पर होगा, तो उत्तराखंड में, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ होगा, उत्तराखंड में। और शुभंकर के रूप में मौलाना पक्षी है, ठीक है। शुभंकर के रूप में क्या है, मौलाना पक्षी है। चलिए आगे देखते हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन कहाँ होगा भारत में, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। याद रखिएगा, बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे महत्वपूर्ण बिंदु को देखिए। सामान्य ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समर ओलंपिक का आयोजन हर 4 वर्ष में होता है, ठीक है ना। 4 वर्षों में क्या होता है, सामान्य ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यानी ओलंपिक के जो खेल होते हैं वो 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए कि चिली के सेंटियागो शहर में 2027 में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम का आयोजन होगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि 2027 में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स का आयोजन कहाँ होगा, तो चिली के सेंटियागो शहर में, ठीक है। याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA के लॉस
एंजल्स में, है ना, लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, लॉस एंजल्स जो शहर है आपका, लॉस एंजल्स जो शहर है यूएसए में, वहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, और किस रूप में किया जाएगा, और ये जो खेल है इसको किस रूप में जाना जाएगा, तो LA28 के रूप में इस खेल को आपका जाना जाएगा जो होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे के महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। खेल 2026 की मेज़बानी, एशियाई खेल, जो एशियाई खेल होगा 2026 की मेज़बानी कौन करेगा, तो जापान करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, एशियाई खेलों की मेज़बानी 2026 में कौन करने वाला है, तो जापान करने वाला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे ओलंपिक से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ मैं आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ मेरे भाई बहन, बहुत ही मेहनत करके। तो आप लोग इंसान की कदर ना कीजिएगा, पर मेहनत की कदर उसकी ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो हम हो या कोई भी हो, है ना। क्योंकि मेहनत की कदर अगर आप करते हो तो आपका ईश्वर ज़रूर करेंगे आपका, है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रखें। ठीक है मेरे भाई बहन, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, देखा था कौन सी टीम सबसे ज़्यादा IPL टाइटल जीती है, ये आपके प्रश्न आए थे। ठीक है ना, तो अब तक जो है कौन सी टीम जो है सबसे ज़्यादा IPL जीती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मुंबई इंडियंस जो है ऑप्शन में था आपका, मुंबई इंडियंस इसका आंसर था कि 5 बार सबसे ज़्यादा जीता है, जिसके कप्तान कौन थे, रोहित शर्मा। फिर चेन्नई सुपर किंग भी 5 बार जीता है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 के एग्जाम में, तो आपका आंसर था मुंबई इंडियंस। ठीक है, और अभी अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो ये दोनों हैं जो सबसे ज़्यादा जीत चुके हैं। ठीक है, पहली बार अगर सबसे ज़्यादा जीते थे तो मुंबई इंडियंस, फिर बाद में चेन्नई भी, टोटल आपका 5 आपका जीत चुका है IPL टाइटल। ठीक है ना, तो मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के कप्तानी के समय टोटल 5 बार जीत चुके हैं, और चेन्नई सुपर किंग भी 5 बार जीता हुआ है, जिसमें कप्तान के रूप में कौन थे, MS धोनी थे। और कोलकाता नाइट राइडर्स जो है 3 बार जीते हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके आए थे। आप लोग देखो मेरे भाई बहन, आप लोग देखिए कि क्या सच में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। बहुत सारे मिथ्य हैं कि ऐसे प्रश्न आएंगे, स्पीडी से, अलग अलग बुक से इस तरह के प्रश्न आते हैं, मानते हैं उस सबसे प्रश्न आते हैं। पर आप यहाँ पर इस बात को देखिए कि एग्जैक्ट क्या परीक्षा में पूछा जाता है, क्या मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और किन विषयों को, किन चैप्टरों को और किन टॉपिकों को पढ़ना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोला जाता है ना कि प्रीवियस ईयर एनालाइज करके अपनी तैयारी को बेहतर किया जा सकता है। तो बस वही बेहतर आपको तैयारी कराने के लिए बस मैं एक मात्र साधन हूँ आपका। ठीक है, तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और आप जहाँ भी जिस भी शिक्षक के माध्यम से पढ़ रहे हो वहाँ तो पढ़िए ही आप लोग, पर रिवीजन के तौर पर, और एक इम्पोर्टेंस क्या बोलते हैं जो भी है ना, तो आप लोग देखते रहिए। सॉरी, चलिए यहाँ देखिए IPL 2025 के विजेता। अब यहाँ पर IPL से अगर आया है तो IPL से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग भी जान लीजिए। ठीक है, IPL 2025 फाइनल जो मैच हुआ था उससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। विजेता कौन थे, तो RCB। और बिहार राज्य के जो एग्ज़ाम होते हैं ना SSC, खास करता है IPL से जो भी संबंधित आपके प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं, एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार SSC को बहुत पसंद है, मैं देखा हूँ जो भी प्रश्न जो भी हुआ है आपका एग्ज़ाम उसमें IPL से, अगर IPL से क्वेश्चन आ रहा है तो IPL से बनता है क्वेश्चन। तो IPL विजेता कौन थे, तो RCB। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। उप विजेता कौन थे, तो PBKS पंजाब किंग्स। ठीक है, और फाइनल स्कोर कितना था, तो RCB का 109 पर 9 विकेट और PBKS का 184 पर 7 विकेट में समाप्त हो गया था, है ना। तो इस तरीके से रन स्कोर के दौरान RCB जीत गए थे। अगला देखिए प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला था, तो कृणाल पांड्या को जो है प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। ठीक है, और मैच का फैसला 6 रनों से RCB की जीत हुई। ठीक है ना, यानी कौन जीता था, RCB जीता था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे IPL के लेके। आगे देखिए 2026 के IPL के लेके अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं तो उसे भी आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा, और जो मैं यहाँ लिखा हूँ उसको आपको सामने डिस्कस कर रहा हूँ। 2026 IPL इंडियन प्रीमियर लीग, है ना, IPL का फुल फॉर्म क्या आता है, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, का सीजन 29 मार्च 2026 से शुरू होकर 31 मई 2026 तक चलने की संभावना है, जिसमें जो अभी चल रहा है फिलहाल में, है ना,
आप लोग देखते भी होंगे पूरे इंटरेस्ट के साथ, पर आप लोग ना देखें और अपने लक्ष्य की तैयारी कीजिए, क्योंकि सीजीएल इतनी बेहतर नौकरी है। खासकर इसका एक पद है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वो उसका तो बात ही अलग है। अगर ये आप लोग पा लेते हो, प्राप्त कर लेते हो, तो आपका पूरा लाइफ ही अलग ही मोड़ ले लेगा। आपके माँ पिता के लिए, आपके खुद के लाइफ के लिए, आपके खुद के जनरेशन के लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा, है ना। तो आप इस सब को ध्यान में रखते हुए पूरी जी जान से मेहनत कीजिए, अपना तैयारी कीजिए, है ना, और अपना एक्सेट सुनिश्चित कीजिए। तो लिखा है 29 मार्च 2026 से शुरू होकर 31 मई 2026 तक चलने की संभावना है, जिसमें 10 टीम में 70 लीग मैच खेली जाएगी, है ना, जो अभी चल रही है फिलहाल में। तो इसकी जितनी भी आगे जो जानकारी होगी उसे मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। बट आगे इस खेल को तो समाप्त होने दीजिए, है कि नहीं, खेल ही अभी चल रहा है, तो इसमें क्या कहा जाता है। तो मैं आगे लिख दूँ आपको कि आगे की जानकारी बाद में जानते हैं, ठीक है ना मेरे भाई बहन। अभी पता ही नहीं है, क्योंकि अभी तो खेल ही हो रहा है ना। तो आप लोग इससे रिलेटेड जो भी अगर आपके एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन बनते हैं उसे ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भले ही मेरा वीडियो क्वालिटी उतना बेस्ट नहीं है मेरे भाई बहन, पर जो कंटेंट दे रहा हूं ना वो बेस्ट है ना। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग एनालाइज कर रहे होंगे, आप लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे छात्र हैं, तो आप लोग को पता होगा, है ना। तो आप वीडियो क्वालिटी पर तो ना ही जाएं, अगर जा रहे हैं तो वो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, पर आपको कंटेंट बेहतर चाहिए और जो आपकी परीक्षा में आपके लिए बेनिफिशियल हो, हेल्पफुल हो, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, ठीक है मेरे भाई बहन। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा था कि किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में किया गया था, है ना। यानी ऑक्सफोर्ड के कौन सा एक ऐसा वर्ड था यूनिवर्स प्रेस द्वारा चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में घोषित किया गया था, तो वो था एनेक्जाइटी, ठीक है, एनेक्जाइटी, ठीक है ना, ये आपका था। और अब क्या अगर पूछे जा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जिसे OUP से डिनोट करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को द्वारा शांति, याद रखिएगा शांति, ठीक है, शांति को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2025 के रूप में नामित किया गया है। अगर आपसे 25 से रिलेटेड पूछे तो आप लोग क्या आंसर दोगे, शांति को, ठीक है, और किया गया है। और यह 26 में घोषित किया गया था, ये जो दिया गया है 25 में, इसे 26 में ही घोषित किया गया था, ठीक है, 26 में घोषित किया गया था, ठीक है ना, पर 25 में इसे नामित कर दिया गया, ठीक है। तो किसको, शांति को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो इससे ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, आगे प्रश्न अगर पूछा जाए तो ये पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए आप लोग, आगे आपका लिखा हुआ है, आपका प्रश्न आया था कि देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋषि सुनक, ठीक है, सुनक जो है नए प्रधानमंत्री बने थे 2022 में, तो यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम के बने थे और 2025 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो अब इससे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो देखिए यूके के वर्तमान में प्रधानमंत्री 2025 से लेकर अब तक जो है सर क्रिक स्टारम, है ना, है जो लिबरल पार्टी से संबंधित है। यानी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि यूके के, है ना, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है, तो सर क्रिक स्टारम, है ना, स्टारमर, है ना, सॉरी आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है ना, क्या ही बोले, सर कीर स्टारमर, ठीक है, जो लिबरल पार्टी से संबंधित है, ठीक है मेरे भाई। और एक और बिंदु है आपका महत्वपूर्ण, यहाँ पर देखिएगा, करेंट 2025 से 26 में जो भी देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे या बने हैं उन्हें आप लोग याद कर लेना। यानी इस क्वेश्चन से क्या आप लोग बताया जा रहा है कि आपके जो करेंट में, जो आपके न्यूज़ में है ना, आपके कोई देश के जो PM होंगे, जो बने होंगे हाल फिलहाल, ठीक है, या जिनका निधन हो गया होगा, इस तरीके के पॉइंट को आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है, किसी बुक के माध्यम से या फिर किसी भी सर के माध्यम से, किसी भी तरीके से अगर आपको करंट में जो भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, टोटल अब तक 5वां करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को डिस्कस किए।
चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक ऑन फिनिश्ड, ठीक है, ऑन फिनिश्ड ए मेमो आर के लेखिका कौन है? 2021 के है था, ठीक है, और 2022 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर है भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा थे, ठीक है। अनफिनिश्ड और मेमोआर, ठीक है, मेमोआर की लेखिका कौन थी? तो प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। और प्रियंका चोपड़ा कौन है? भारतीय फिल्म अभिनेत्री। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे जितने भी 25-26 के जो भी पुस्तक हैं उनके लेखक हैं या लेखिका हैं उन्हें ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं जो पूछे गए थे। अब यहाँ पर देखिएगा कि पद्म विभूषण पद्मश्री से पूछा जाता है प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया था कि पद्म भूषण विजेता प्रभा अत्रे किससे जुड़े हुए हैं, यानी पद्म विभूषण से संबंधित प्रश्न आए थे। तो आप लोग पद्मश्री पद्म विभूषण से संबंधित प्रश्नों को आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है स्वर संगीत। स्वर संगीत से संबंधित है कौन? प्रभा अत्रे, जो कि जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। चलिए आगे देखिए, अब 2026 में क्या इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैं आप लोग के लिए मेहनत करके ला चुका हूँ, आप लोग देखो ध्यानपूर्वक, है ना। तो पद्म पुरस्कार विजय अमृत राज को पद्म विभूषण, ठीक है, विजय अमृत राज को पद्म विभूषण मिला 2026 में। रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से, ठीक है, पद्मश्री से उनको पद्मश्री मिला, ठीक है। फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, विजय अमृत राज को पद्म विभूषण मिला, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री मिला, और भारतीय हॉकी गोलकीपर सविता पुनिया को पद्मश्री से नवाजा गया है, ठीक है। यानी कि विजय अमृता राज को पद्म विभूषण मिला, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री, और सविता पुनिया को भी, जो भारतीय हॉकी के गोलकीपर हैं, उसने भी पद्मश्री से नवाजा गया है 2026 में, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकते हैं, आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा मेरे भाई बहन। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही बेहतर नौकरी है, आप लोग जी जान लगा दो, है ना। अगर ये नौकरी आपको मिल गया ना तो फिर आपका लाइफ ना ऐसा टर्न मारेगा जैसे आप क्या ही बोलें, आप उड़ने लगोगे, है कि नहीं। देखिए अमित सहाय को खालिस्तान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ था। ये आपके प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो आप देखो कि करेंट के कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सच है कि क्वेश्चन आपके इस तरीके के आ रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग सच्चाई से वाकिफ रहें और सच को मानते हुए अपनी तैयारी को बेहतर सटीक मार्गदर्शन में करें, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर था कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें मिला था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को भी आप लोग जरूर से देख लीजिएगा जो करंट से रिलेट करके होंगे। तो ये थे 8 नंबर क्वेश्चन जो अब तक करंट के पूछे गए। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए मेरे भाई बहन, 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता, जिसके 2010 के बाद से बाघों की संख्या दोगुना होकर 80 हो गई, ठीक है। तो बाघ अभयारण्य से यानी टाइगर रिजर्व से संबंधित आपके पिछले वीडियो में भी जो करंट का डिस्कस किया उसमें भी था और आपका इसमें भी था, ठीक है। बहुत कुछ सिमिलर है ना, कुछ क्वेश्चन अलग है। तो आप सभी क्वेश्चनों को, पिछले वाले को भी और आगे जो बताऊंगा उसको भी और ये जो बता रहे हैं इसको भी, सभी को एक जगह एनालाइज करके आप लोग अच्छे तरीके से अपने करेंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर लीजिए। और इतना जान लीजिए आप लोग मेरे भाई बहन कि 10 से 12 प्रश्न आपके पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही मायने रखता है आपके रिजल्ट डिसाइड करने के लिए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन से, एक एक पॉइंट से फेल और पास का डिसाइड हो जाता है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखते हुए सभी क्वेश्चनों को आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी कमी नहीं रहने दीजिएगा अपनी सफलता में, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर था
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इस प्रश्न का आंसर था। अब क्या इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन करने जा रहा हूँ टाइगर रिजर्व से संबंधित और राष्ट्रीय उद्यान से, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए लिखा है 9 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है, भारत का 58वां अभयारण्य घोषित किया गया है। ये पिछले क्लास में भी जो पिछला जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे डिस्कस जो कराया हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए थे और इसमें भी पूछे गए हैं। ठीक है, नहीं पूछे गए हैं बट ये आपको बता रहा हूँ, पिछले जो था करंट अफेयर्स का डिस्कस किया था उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, करंट से रिलेटेड है। अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश राज्य में 2025 तक सबसे अधिक यानी टोटल 9 बाघ अभयारण्य हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि अगस्त 2025 में घोषित विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बाघ अभयारण्य कौन है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल है 3629.57 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, और ये बाघों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और मैं, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बहन, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं अभी ये जो वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करता हूँ, बनाता हूँ, या जो भी कंटेंट आप लोग के लिए प्रोवाइड करता हूँ, मैं पश्चिम बंगाल राज्य में ही अभी रहता हूँ, है ना। 2002 से जब मेरे पिताजी को जॉब हुआ तब से मैं यहाँ पर ही हूँ और यहीं से आप लोग के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोग को एक मार्गदर्शन के रूप में बना हुआ हूँ आप लोग के साथ, मेरे भाई बहन। ठीक है, वैसे मैं पूरी तरीके से पटना ज़िला का मैं निवासी हूँ। ठीक है, मेरा सदस्यपुर गाँव हुआ, पटना ज़िला से आपका 1 घंटा का रास्ता है, 1.5 घंटा का, वहाँ पर मेरा गांव हुआ। जन्म उन्म सब दानापुर में हुआ है मेरा। ठीक है, और मैं जब से पिताजी का जॉब हुआ तब से मैं आसनसोल बंगाल में आ गया। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में, तो वहीं पर आकर आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरा कोई यहाँ पर ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं मिलकर अपनी ग्रुप डिस्कशन करूँ या किसी तरीके का तैयारी करने में एक दूसरे की मदद करें, ऐसा कोई नहीं है मेरा दोस्त। ठीक है, आप ही लोग मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बहन, जो भी हो आप लोग, आप ही लोग हो। ठीक है ना, तो आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट ज़रूर इस भाई पर दीजिए। ठीक है, ताकि बिहार का होकर भी बंगाल में अपना झंडा फहरा सके, है ना, और आप लोग को सफलता सुनिश्चित करा सके। ठीक है मेरे प्रिय भाई बहन, तो आप लोग बस इतना ही है कि मैं पश्चिम बंगाल में ही हूँ और अभी पश्चिम बंगाल में रहकर ही आप लोग के लिए अपने घर से वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग के लिए आप लोग का जितना प्यार सपोर्ट मिलेगा मैं और भी बेहतर आप लोग के लिए हमेशा करता रहूँगा। आप लोग के लिए ही मैं सब कुछ करने वाला हूँ। ठीक है ना, अभी आपका बिहार एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होने वाला है, फिर उसके बाद जिसका भी एग्ज़ाम होगा उसके लेके मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा आप लोग के लिए, पर अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी सीजीएल के लेके है। ठीक है ना, तो आप लोग अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं हम लोग। 2025 में केंटन आर मिलर पुरस्कार, यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय, ठीक है, IUCN पुरस्कार। ठीक है ना, इसी का फुल फॉर्म ये वाला। तो IUCN पुरस्कार से काजीरंगा की फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली घोष को सम्मानित किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो गया होगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि 2025 में IUCN पुरस्कार से काजीरंगा किसे सम्मानित किया गया है, तो काजीरंगा के फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली घोष को सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु को। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर शुरू किया गया प्रमुख पर्यावरणीय अभियान है। ठीक है, और क्या है अभियान, एक पेड़ माँ के नाम और प्लास्टिक मुक्त टाइगर रिजर्व अभियान था। ठीक है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर शुरुआत किया गया प्रमुख पर्यावरणीय अभियान क्या था, तो एक पेड़ माँ के नाम और प्लास्टिक मुक्त, ठीक है, टाइगर रिजर्व अभियान था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा मैं आप ही लोग में से हूँ बिहारी, है ना, एक बिहारी 100 पर भारी, है ना मेरे भाई, तो मैं भी बिहारी ही हूँ। ठीक है,
जैसे कि आप लोग को बताया पटना जिला का, मेरा पूरा ख़ानदान ही पटना जिला में है, ठीक है, उधर ही सभी हैं लोग। पर मेरे पिताजी को जॉब होगा रेलवे में, लोको पायलट ड्राइवर है मेरे पिताजी। तो मैं अभी आसनसोल पश्चिम बंगाल राज्य में हूँ, ठीक है, वहीं से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को मदद कर रहा हूँ मेरे भाई बहन। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोल सकूँ, एक बिहारी 100 पर भारी, है ना, सभी बंगाली लोग पर भारी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कुछ ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं मेरे भाई। जीवन में आप लोग सब चीज़ करो, है ना, पर जो लक्ष्य का संकल्प लिए ना मेरे भाई बहन, उसके लिए जान लगा दो या फिर जाने दो, है ना। जिसे जिद के रूप में आप लोग ठान लिए हो कि इसे करना है तो करना है, ठीक है ना, तो बस जी जान लगा दीजिए। ज़रूर से ज़रूर आपके ईश्वर आपकी सहयोग करेंगे, आपकी मदद करेंगे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए। और मैं एक छोटे बड़े भाई के रूप में जितना हो सके मैं आप लोग का सहयोग कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा मेरे भाई बहन, ठीक है। अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे पॉइंट क्या है कि 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। 57वां टाइगर रिजर्व क्या था, जो दिसंबर 2024 के अंत में बना था, तो रातापानी। कभी कभी पूछा जाता है कि रातापानी जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, और कितनावां नंबर है, 57वां नंबर में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, टोटल 9, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को। 2026 में भारत में बाघ संरक्षण के लिए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 AITE 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो 6 जनवरी 2026 से शुरू होकर बाघों की संख्या और आवास का वैज्ञानिक आकलन कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसे आप लोग को पढ़ लेना है एज ए नॉलेज, ठीक है। आगे देखिए, अगला बात है कि अगला पॉइंट है कि अखिल भारतीय बाघ गणना AITE 2026 यह दुनिया की सबसे बड़ी वन्य जीव गणना है, ठीक है, जिसके पहले चरण की शुरुआत 6 जनवरी 2025 से थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य संथाई होगा, ठीक है। थनथाई है जो भी लिखा हुआ है, थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप लोग याद रखिएगा। तो अब तक हमने टोटल 9 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखे और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट के बिंदुओं को देखें, ठीक है मेरे भाई बहन। चलिए, और आज के वीडियो का हम लोग जो करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज के करेंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। उसके बाद मैं फिर से बताने जा रहा हूं आप लोग को कि विविध के कौन कौन से सेक्शन आपके एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है। आप उसे ज़रूर से याद कर लेना। और मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आए थे, चैप्टर आए थे, उससे आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज के करेंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में, यानी इस परीक्षा में 24 तारीख को जो 2022 में, है ना, 24 दिसंबर 2022 में जो परीक्षा हुए थे थर्ड सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का, मैं आप लोग का करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ। देखिए, 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपका क्वेश्चन था, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हो गया, कितने वर्षों तक शासन किया था। तो ये प्रश्न आपके आए थे, ठीक है ना। तो आप निधन से संबंधित टॉपिक को आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपका कितना था, 70 वर्ष की आयु थे, है ना। और उनके बारे में क्या बात है कि 8 सितंबर 2022 को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया था, ठीक है ना। तो ये जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 10 को हमने पूरे विस्तार में आप लोग के सामने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे भाई बहन, और बहुत कुछ जानकारी आप लोग को प्राप्त हुई होगी, है ना। और आप लोग को ये भी अनुमान हो गया होगा किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि विविध के कुछ सेक्शन को जिनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, और मैथ्स के टॉपिक को, ठीक है। उससे पहले मैं एक बात रखा हूँ जिसे आप लोग ज़रूर ये ध्यान रखिएगा। लिखे हैं,
आप सभी यानी आप लोग मेरे भाई बहन, आप सभी वर्तमान से जो भी निधन से संबंधित तथ्य हैं उसे ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विविध के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, और इन सभी टॉपिकों को आप लोग जी जान लगाकर मेहनत से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर इन सभी टॉपिकों को आप लोग पढ़ लेते हो मेरे भाई बहन, तो विश्वास मानिए विविध के या जीके में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप मैक्सिमम सॉल्व कर दोगे, है ना। जहाँ पर लोग मैथ रीजनिंग को बेहतर तरीके से बनाएंगे, वहाँ पर अगर आप जीके भी बेहतर कर लेते हो तो आपकी सफलता 100% एकदम कन्फर्म होगी, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी मैं विविध के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ उसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आया था मानचित्र की रेखाओं से, है ना, जो लूसेंट बुक में आपका दिया हुआ है, जिससे एक प्रश्न पूछे गए थे। देश की राष्ट्रीय भाषा से, है ना, यानी किस देश के कौन सा राष्ट्रीय भाषा है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहन कि मैं राष्ट्रीय भाषा, बोली और लिपि से संबंधित मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाके, ठीक है। जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, उन सभी वीडियो को देखिएगा, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक से भाषा, लिपि और आपका इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं बना चुका हूं वीडियो, आप लोग ज़रूर उसे देख लीजिएगा, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। और जो एक्स्ट्रा होंगे उसे भी मैं कभी कभी आपके वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आया था बिहार या अन्य राज्यों में फसल उत्पादक में प्रथम राज्य, ठीक है, यानी किस राज्य में कौन सा प्रथम, मान लीजिए जैसे गेहूँ में, तो गेहूँ के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, दाल के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, कहवा के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है। तो ये बिहार से भी संबंधित और अन्य राज्य जो जितने हैं उनसे भी संबंधित आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि किसका स्थान प्रथम है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इससे आए थे, ठीक है मेरे भाई बहन, बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए लाया हूँ सेशन। देश के सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम बांग्लादेश, ठीक है, यानी देश आपका कौन सा, किस देश को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश, यानी किस देश के सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है। तो आपका क्वेश्चन आया था, यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था आपका कि बांग्लादेश के सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था, तो पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछे गए थे। तो ऐसे अगर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनते हैं तो आप उसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई बहन, लिखा है कि देश एवं नगरों के पुराना नाम, और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देश एवं नगरों के पुराना नाम और प्राचीन नाम से संबंधित मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसे भी आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। उससे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं, भाषा, लिपि से भी और आपके देश और नगरों के प्राचीन या पुराना नाम से संबंधित। आपके क्वेश्चन आए थे कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो वर्मा है ना। तो इस तरह के टॉपिक को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण आपका ये है, वैसे तो सारे महत्वपूर्ण हैं, पर देखिए देश की राजधानी, है ना, देश की राजधानी से 2 प्रश्न आए थे, ठीक है। एक आपका आया था कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है और एक प्रश्न आया था कि कतर की राजधानी क्या है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो देश की राजधानी और देश की मुद्रा से 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग इतना अच्छे से पढ़ जाइएगा कि एक भी क्वेश्चन इससे गलत ना हो आपका, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं आप विशेष कर आप लोग को बताता चला जा रहा हूँ, उससे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा मेरे भाई बहन, आप लोग को बहुत ही लाभ मिलेगा आपको आपके परीक्षा में, ठीक है। तो 2 प्रश्न इससे पूछे गए थे। आगे देखिए महत्वपूर्ण योजनाएं, है ना, यानी जो भी, ऐसे तो इकोनॉमिक्स का सेक्टर ही है, तो फिर भी मैं विविध में इसको ऐड कर दिया हूँ, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन को भी जो डिस्कस किया था करेंट अफेयर्स का, उसमें भी आपका योजना से संबंधित प्रश्न आए थे। तो इससे मैं एक विविध के रूप में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपका पंचवर्षीय योजना हो गया और महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो गया। तो ऐसे जितने भी योजना हैं, है ना, आप सभी के प्रारंभ तिथि और उसके उद्देश्य जरूर से आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो परीक्षा हुआ था 24 तारीख का 3rd सीजीएल का, इसमें 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, ठीक है। एक तिथि पूछा गया था और एक पूछा गया था कि उद्देश्य,
ठीक है मेरे भाई बहन। तो कहीं से भी एक भी चूक नहीं करना है, अपनी तैयारी जी जान से कीजिए ताकि बेहतर से बेहतर जॉब आप लोग प्राप्त कर सकें। और सीजीएल से बेहतर, एएसओ से बेहतर नौकरी है ही नहीं, है ना, और है तो यही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फसल उत्पादन प्रथम देश, है ना। अब कौन सा देश किस फसल के उत्पादन में प्रथम है, इसे भी आप लोग याद कीजिएगा। मैं इसके पहले बताया कि कौन सा राज्य फसल उत्पादन में प्रथम है, ठीक है, उसे भी याद कर लीजिएगा। और कौन सा देश किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, उसे भी आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। ऐसे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य से प्रश्न करेंट से रिलेट करके भी पढ़ना है, और जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, और जो आपके शिक्षक के माध्यम से जो नोट्स मिला हुआ उसमें जो होगा उस सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे भी 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, करेंट से भी और आपके अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वहाँ से भी। आगे देखिए, यूनेस्को द्वारा घोषित दिवस, है ना, यानी महत्वपूर्ण दिवस को आप लोग को याद कर लेना है। पिछले जो करंट अफेयर्स का डिस्कस किया तो उसमें 2 से 3 दिवस पूछे गए थे क्वेश्चन, इसमें एक ही पूछा गया है, पर आपको कौन सा पूछा जाएगा ये तो नहीं पता है ना मेरे भाई बहन, तो आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल NHP को प्रकाशित करता है, यानी इस तरीके के जो प्रश्न है उसे भी आप लोग याद कर लेना कि किसका प्रकाशन कौन करता है या किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे आपका कि सहायक NG, है ना, से संबंधित, यानी ये एक रक्षा प्रौद्योगिकी है, यानी ये किस चैप्टर से है आपका, विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो चैप्टर है ना उससे संबंधित एक क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो एग्जैक्ट इसका आंसर हमें नहीं मालूम है, तो बस आपको सामने डिस्कस कर दिया कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न आपके पूछे गए थे, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए फिर से, जैसा कि हमने बोला था कि देश की राजधानी कतर का पूछा गया था, कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा है, ठीक है, ये भी पूछा गया था। आगे देखिए संगठन, है ना, संगठन से बहुत ही महत्वपूर्ण है, संगठन आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। जैसे बिम्स्टेक हो गया, है ना, आपका आसियान हो गया, है ना, आपका सार्क हो गया, ये सारे जितने भी संगठन हैं उनके क्या क्या याद करने हैं, ध्यान से सुन लीजिए। उनके सदस्य कौन कौन से हैं, सभी सदस्यों के नाम आपको जरूर याद करना है, ठीक है ना, खासकर बिम्स्टेक, आसियान, ब्रिक्स और आपका सार्क जो है इसका, ठीक है, जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सदस्य, उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय, इससे प्रश्न हर बार पूछे गए और पूछे जाएंगे भी, ठीक है मेरे भाई। जैसे कि इसमें पूछा गया था बिम्स्टेक का, ठीक है ना, पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सदस्य बिम्स्टेक का नहीं है, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आगे देखिए, देश की मुद्रा से संबंधित आपके एक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। जैसे पूछा गया था कि भूटान, ये पूछा गया था कि नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है, तो आपका भूटान का। तो मुद्रा से और देश की राजधानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी ही पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, और ये आपके पूछे गए हैं, मैं अपना मन से नहीं, ये प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करके आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, 2 और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो विविध कहते हैं। भारत में सबसे ऊंचा कौन है ना, सबसे ऊंचा कौन है, सबसे लंबा कौन है, सबसे चौड़ा कौन है, इस टॉपिक से आपके प्रश्न 2 पूछे गए थे मेरे भाई बहन, ठीक है। तो इन सभी टॉपिकों को आप लोग जरूर से पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से आप लोग याद कर लीजिएगा। मेहनत तो करना होगा ना मेरे भाई, है ना, बेहतर जॉब के लिए बेहतर तैयारी तो होनी चाहिए। अगर आप इसमें किसी भी तरीके की कायरता करते हो या किसी भी तरीके की कंजूसी करते हो, आप लोग पढ़ाई से पीछे हटते हो, तो आपकी सफलता उतनी ही दूर होती चली जाएगी, है ना। तो जीत पक्की करनी है तो सभी टॉपिक को आपको पढ़ना जरूरी है, और बेहतर शिद्दत और बेहतर विश्वास के साथ, है ना, आत्मविश्वास रखे रहिए ना आप लोग, पूरी ईमानदारी से पढ़िए, बाकी ईश्वर है ना हमेशा साथ देंगे आप लोग, है ना। पर मेहनत में कमी रखोगे तो किसी का साथ नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, विशेष बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए लिपि है, तो लिपि से जैसा कि हमने बताया कि भाषा लिपि से संबंधित मैं वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पर, तो उसे ज़रूर आप लोग देख लो, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि संधव लिपि किस दिशा में लिखी जाती है, यानी इसकी लेखन दिशा क्या है, तो बताइए। तो सिंधु जो लिपि है या संधव लिपि किस दिशा में लिखी जाती है, दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो ये खरोष्ठी लिपि कहाँ से कहाँ लिखी जाती है, किस दिशा से किस दिशा की ओर, ऐसे जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं भाषा बोली और लिपि से मैं सभी को करा चुका हूँ, आप लोग ज़रूर उसे देख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी मैं
जितने भी शब्दों को आपके सामने बोला हूँ, जो जो टॉपिक से रिलेटेड, उससे आप लोग ज़रूर से मेरे भाई बहन पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से आप लोग पढ़ जाना। आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आप ये फील करोगे कि मेरा भाई ने जो डिस्कस किया था उससे मेरी मदद हुई। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना उसके बाद कि भैया जी या भाई, मेरे जो आप पढ़ाए थे उससे डिस्कस किए थे उससे प्रश्न आए। ठीक है, बहुत ही मेहनत और बहुत ही शिद्दत करके आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ मेरे भाई बहन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें ये जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड सीजीएल का 24 तारीख का, इसमें मैथ्स के किसके कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और इसके बाद मैं वीडियो को समाप्त कर दूंगा। वैसे ही वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, कोई बात नहीं, जानकारी भी बहुत कुछ मिली है। तो जब जानकारी बेहतर हो तो वीडियो बड़ा हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नॉलेज तो बेहतर मिली ना, जो मेरी सफलता के लिए काफ़ी है, मेरी सफलता में मदद करेगी। तो ये मकसद होना चाहिए, है ना मेरे भाई बहन। चलिए देखते हैं मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक को। ठीक है, मैं अपना समझकर, अपना भाई अपना बहन समझकर आप लोग से खुल के बात करता हूँ, इसीलिए कभी बातों बातों में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ और बता देता हूँ। तो उसके लिए अगर आपको बुरा लगता हो तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग माफ़ कर देना छोटे बड़े भाई को। ठीक है ना, बट मैं अपना समझ के आप लोग से बातें शेयर करता हूँ मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैथ्स के जो टॉपिक आए थे आपके, आए थे रेलगाड़ी से, ट्रेन से 1 प्रश्न पूछे गए थे, साधारण व्यास से 3 प्रश्न पूछे गए थे मेरे भाई। ठीक है, पिछला जो मैं डिस्कस किया था उसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे और इसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे साधारण व्यास से, सिंपल इंटरेस्ट से, है ना। नंबर सिस्टम से 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न पूछे गए थे, एज से आपका 2 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कभी कभी आप देखोगे कि एज को एवरेज में कन्वर्ट कर देता है ना। तो वैसे प्रश्न अगर मिला लें तो 3 प्रश्न पूछे गए थे, पर मैं यहाँ पर सिर्फ एज को ले रहा हूँ तो 2 प्रश्न पूछे गए थे। फिर आप देखिए परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, स्क्वायर रूट से, है ना, यानी वर्गमूल से आपके 1 प्रश्न पूछे गए थे। जिन भाइयों को लगता है कि ये फेक है या किसी भी तरीके का आपका माइंड में नेगेटिविटी आती है कि ये जो भाई जो बना रहा है नया नया यूट्यूबर के रूप में इतना बड़ा एग्ज़ाम का डिस्कस कर रहा है, तो ये बेहतर कर रहा है कि नहीं, तो आप लोग मेरे भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर मेरे जैसे ही शिद्दत और पूरी ईमानदारी से देखना। आप लोग को रियलाइज़ होगा कि जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो 100% सही है। ठीक है ना, कोई फेक यहाँ नहीं है। मैं जो करता हूँ पूरी ईमानदारी से और पूरी श्रद्धा पूरी लगन के साथ करता हूँ। भगवान को अपना साक्षी मानकर पूरी ईमानदारी से आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है, आप लोग जो भी उसके बाद समझिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, पर मुझे पता है कि मैं क्या आप लोग के लिए करना चाहता हूँ मेरे भाई बहन। ठीक है ना, तो आप लोग अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें अपने इस छोटे बड़े भाई पर। जितना सपोर्ट आप लोग करोगे मेरे भाई बहन, उतने ही आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, मेहनत करूँगा आप लोग के लिए, पूरी दिन रात मेहनत करूँगा और आपकी तैयारी में बहुत ही सहयोग प्रदान करूँगा। ठीक है मेरे भाई बहन, चलिए आगे देखते हैं। स्क्वायर रूट से 1 क्वेश्चन आए थे, टाइम वर्क से आपका 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, एलजेब्रा से नॉर्मल प्रश्न आते हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपका बेसिक है तो आप बना लोगे। ठीक है ना, तो 3 प्रश्न इससे पूछे गए थे। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के हो गए, है ना, करेंट अफेयर्स के हो गए, जीके के हो गए, साइंस के हो गए, मैं सभी को एक एक करके समयानुसार आप लोग को बताता चला जा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आप लोग उसे ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है, एलजेब्रा से 3 प्रश्न पूछे गए थे, है ना, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को मैं क्वेश्चन को बताते जा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, मैथ्स और रीजनिंग को। ठीक है, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 1 प्रश्न आए थे, एवरेज के 3 प्रश्न आए थे। देखें, एवरेज का आपका 3 प्रश्न आया था। ठीक है, और टाइम डिस्टेंस स्पीड से 1 प्रश्न आए थे। ठीक है, पाइप और सिस्टेंस यानी पाइप और टंकी से आपका 1 प्रश्न आया था, रेशियो प्रोपोर्शनल से 1 प्रश्न आए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके थर्ड सीजीएल के जो 24 तारीख के हुए थे उसके क्वेश्चनों का। ठीक है मेरे भाई बहन, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मैं बहुत शुभकामना करता हूँ ईश्वर से कि आप लोग तैयारी पूरी ईमानदारी से, पूरे लगन के साथ, पूरी जी जान से कीजिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ पिता को खुशियाँ देने के लिए, उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो मिलते हैं मेरे भाई मेरे बहन नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट ज़रूर अपने इस छोटे बड़े भाई को दीजिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई बहन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।